हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सूरजपुर कहकर एक गांव में अतुल और वंदना नाम के भाई बहन रहते हैं। उन दोनों को बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो दोनों दुनिया से लड़ते हुए खूब संघर्ष करते हैं और आज उनका छोले कुलचा ढाबा पूरे गांव में मशहूर है। अरे यकीन नहीं करोगे तुम दोनों, लेकिन सच बता रहा हूँ, ऐसे छोले कुलचे कोई बना ही नहीं सकता। मैं पहली बार इतने लाजवाब और बेहतरीन छोले कुलचे खा रहा हूँ। हा। धन्यवाद भाई साहब। तुम दोनों भाई बहन के हाथों में सच में अलग सा ही जादू है जो तुम्हारे खाने में दिखता है। बहुत ही स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाते हो दोनों भी, मुझे बहुत पसंद आए। मुझे एक और प्लेट खाने हैं और घर पर भी मैं 3 प्लेट पार्सल ले जाऊंगा। मेरे घर वाले भी इन छोले कुलचों को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और उन्हें भी ये बहुत पसंद आएंगे। आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अभी आपके लिए एक और प्लेट लगाती हूँ और साथ ही घर ले जाने के लिए भी पैक करके देती हूँ मैं। ठीक है वंदना बहन। अतुल और वंदना काम करने में जरा सा भी आलस नहीं करते हैं। वो दोनों सुबह से लेकर रात तक किसी मशीन की तरह बस ढाबे पर काम करते रहते हैं, वो भी पूरे दिल से और पूरी लगन के साथ। बंधु, तुम वो डाक बाबू के घर पर पहुंचाने वाले 4 प्लेट छोले कुलचे का ऑर्डर पैक करो। तब तक मैं वो बाजार में परचून की दुकान पर पहुंचाने वाले जो 5 प्लेट है उनका ऑर्डर पैक करता हूँ। ठीक है भैया, आप आज रहने दीजिए, मैं ही साइकिल पर जाकर ऑर्डर दे आऊंगी। आपके पैर में दर्द है ना? नहीं बंधु, कैसी बातें कर रही है। मैं जाऊंगा ना, मैं दे आऊंगा, तू चिंता मत कर पगली। नहीं अतुल भैया, मैं चली जाऊंगी ना, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ और ये तय रहा। अच्छा ठीक है बाबा, तू एक बार जो ठान लेती है ना वही करती है, तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है। वंदना सारे ऑर्डर्स को लेकर साइकिल पर सवार होकर गांव में डिलीवर करने के लिए निकल पड़ती है और तभी उसे गांव का एक अमीर गुंडा बलजीत देख लेता है और उससे वंदना से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अरे वाह, ये लड़की इतनी सुंदर, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। पिंडू, मैं तो इसी से शादी करूंगा अब। बलजीत अपने भाई राजनाथ को जाकर वंदना के बारे में बताता है। राजनाथ एक अमीर साहूकार होता है। बलदेव, ये तू क्या कह रहा है? तुझे उस 2 कौड़ी की ढाबे वाली लड़की से शादी करनी है? हाँ राजनाथ भैया, मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो बहुत पसंद आई है। आप मेरी उससे शादी करा दो बस, मैं और कुछ नहीं जानता। अच्छा ठीक है, तू मेरा छोटा भाई है और तेरी हर ख्वाहिश पूरी करना ये मेरा फर्ज है। वंदना और अतुल दोनों का स्वभाव काफी नेक होता है। वो दूसरों की खूब मदद करते हैं। एक दिन जब उनके ढाबे के सामने की दुकान की मालकिन उर्मिला बीमार होती है, तभी वंदना अपने घर से उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। ये लीजिए उर्मिला जी, काढ़ा पीजिए, इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी और आपको और आपके गले को ना बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद वंदना। तुम और तुम्हारा भाई अतुल सच में बहुत अच्छे हो। तुम जैसे लोग आज के इस युग में बहुत कम पाए जाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारा ढाबा मेरी दुकान के सामने ही है और हम पड़ोसी हैं। धन्यवाद मत कहिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो उर्मिला जी। राजनाथ और बलजीत दोनों वंदना और अतुल के ढाबे पर अपने आदमियों के साथ आते हैं और वंदना को जबरदस्ती बलजीत से शादी करने के लिए कहते हैं। तभी नहीं, मेरी बहन इस बलजीत से शादी नहीं करेगी। हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी बलजीत। तुम एक गुंडे हो और मैं एक गुंडे की बीवी हरगिज नहीं बनना चाहती हूँ। वंदना, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। मुझसे शादी कर लो वरना बहुत बुरा होगा। हाँ, मेरे छोटे भाई का दिल मत दुखाओ, वरना हम दोनों भाई बहन को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं किसी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करूंगी। जाओ अब यहाँ से। ज्यादा जुबान चलाती है ना तू, रुक जा। तुझे और तेरे इस घोंचू भाई को अभी सबक सिखाते हैं हम दोनों। आदमियों, नहीं राजनाथ भैया, कुछ मत कीजिए, इन्हें तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। देखना, तुम खुद मुझसे शादी करोगी और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए तैयार रहना। समझी तुम वंदना? ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। चलो निकलो अब यहाँ से, हमारे ढाबे पर घाट खाने का इंतजार कर रहे हैं। बलजीत और राजनाथ वहाँ से चले जाते हैं
अब बलजीत बहुत गुस्से में होता है। बलजीत, तू ऐसा क्या करने वाला है जिससे वो वंदना तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? मैं उन दोनों के उस छोले कुलचे ढाबे में इतनी मुसीबतें खड़ी कर दूंगा, इतनी मुसीबतें खड़ी कर दूंगा कि वो दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, और तभी वंदना के पास मेरे हाथ थामने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगा। बलजीत अब अतुल और वंदना के ढाबे को तोड़ने के लिए अपने आदमियों के संग जेसीबी में बैठकर आता है और जेसीबी से उसका ढाबा तोड़ता है, और अतुल और वंदना खड़े के खड़े रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ऐसा मत करो, हमारा ढाबा, हमारी खून पसीने की मेहनत, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बलजीत, रुक जाओ, मत तोड़ो हमारे ढाबे को बलजीत। बलजीत ढाबे को पूरी तरह तोड़ देता है और उसके बाद वंदना और अतुल पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। बलजीत के आदमी अतुल को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और अकेली वंदना बच जाती है। कहाँ ले गए वो आदमी मेरे भैया को? क्यों कर रहे हैं ये सब? तुम ऐसे जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जाता है बलजीत। चुप हो जा तू। तुझे क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अब तेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझसे शादी करना। बलजीत, मेरे भैया को कुछ मत करना। अगर तू चाहती है कि तेरा भैया सही सलामत रहे तो तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोल, करेगी या नहीं? बनेगी मेरी घरवाली? हाँ? बोलना। ठीक है, अगर तुमसे शादी करने में ही मेरे भैया की सलामती है तो मैं करूंगी तुमसे शादी। ये हुई ना बात। वंदना को अब ना चाहते हुए भी बलजीत से शादी करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही बलजीत वंदना को वहाँ से ले जा रहा होता है उतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो बलजीत को गिरफ्तार कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, छोड़ो मुझे। बकवास बंद कर, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। चल, अब थाने में चलकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। हमें उर्मिला जी ने वीडियो दिखा दी है, कैसे तूने वंदना के भाइयों को अपने आदमियों संग भेजा है और कैसे तू जबरदस्ती इसके साथ शादी करना जा रहा था। उर्मिला जी, आपने? हाँ वंदना, मैंने ही वीडियो शूट किया और पुलिस को दिखाया। तुमने और तुम्हारे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारे साथ मैं गलत कैसे होने देती? तुम मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हो तो तुम भी मेरी छोटी बहन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उर्मिला जी। इस तरह अंत में पुलिस बलजीत को गिरफ्तार करके ले जाती है और अतुल और वंदना अपने छोले कुलचा ढाबा पर काम करना जारी रखते हैं और खूब नाम और पैसा कमाते हैं। एक गांव में दो बुढ़िया रहती हैं जिनके नाम नीला और वसुधा होते हैं। एक समय में वो दोनों पक्की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन नीला वसुधा की तरक्की से जलने लगी और उसी ने बातचीत बंद कर दी। वसुधा पूरे गांव में अपनी मसाला मैगी के लिए फेमस होती है। वो अलग अलग प्रकार के मसालों को डालकर मैगी बनाकर बेचती है और वो ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मैगी मसाला भी आपके मसालों के आगे फेल है वसुधा काकी। आपकी मैगी में कुछ अलग सी ही बात है सच में। वाकई में आपके ठेले की मैगी इस गांव की नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ दुनिया की नंबर 1 मैगी है। ऐसी मैगी बनाने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। रूही बेटी, इतनी तारीफें सुनकर तो मैं अपना होश ही खो बैठूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि लोगों को मेरी बनाई हुई मैगी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे मैगी के इतने चहेते हैं। रूही वसुधा काकी के पास अक्सर मैगी खाने आया करती है। वो एक शहर में पढ़ने वाली लड़की होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और गांव की लाइफ जीने के लिए अपनी नानी के यहाँ गांव आई होती है। इसीलिए वसुधा और रूही दोनों की खूब जमती है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वसुधा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ न हो। हर रोज ढेरों ग्राहक वसुधा की मसाला मैगी खाने आया करते हैं। ये सब देखकर नीला को बहुत जलन होती है। नहीं, मैं इस वसुधा को अपने जीवन में इतनी आगे जाते हुए नहीं देख सकती। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे भी इसकी तरह तरक्की करनी है। मैं भी अब मैगी बनाकर बेचूंगी।
हाँ, मैं इससे भी सस्ते दाम में बेचूंगी ताकि ग्राहक मेरे पास ही मैगी खाने आए और तब अपने आप वसुधा को अपना मैगी ठेला बंद करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। नीला भी अब गांव में मैगी बेचने लगती है, लेकिन सस्ते दाम में मैगी बेचने के बाद भी उसकी मैगी की इतनी बिक्री नहीं होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दाम सस्ता करने के बावजूद भी ये सारे बेवकूफ गांववासी हैं कि बस वसुधा की ही मैगी खाने जा रहे हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तू देख वसुधा, कैसे तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हूँ मैं। एक दिन नीला वसुधा के घर में से चुपके से पैसे चुरा लेती है और पैसों को गायब देख वसुधा बहुत घबरा जाती है और चिंताग्रस्त हो जाती है। अब मैं क्या करूं? हे राम, मुझे थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। मेरी 2 महीने की कमाई थी, वो चोरी हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? वसुधा अपने घर पर पड़े पुराने बर्तन बेचती है और उन पैसों से अपने जरूरी खर्चे पूरे करती है। वसुधा पर मुसीबत आने के बाद भी उसने उसका सामना किया, ये देखकर नीला को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो फिर एक बार मौके पे चौका मारते हुए रात में वसुधा के घर पर चुपके से घुस जाती है और मैगी में डालने के लिए जो मसाले वसुधा बनाती है उनमें वो मिलावट करती है। अब मैं इन मसालों में मिलावट कर देती हूँ और अब जब वसुधा इन मसालों का इस्तेमाल करके कल मैगी बनाएगी तभी सारे ग्राहक उससे बीमार हो जाएंगे और फिर वसुधा को इस गांव से ही निकाल दिया जाएगा। और फिर मैं आसानी से मैगी बेचकर पैसे कमा पाऊंगी। कौन है वहाँ? कौन है? लगता है वसुधा उठ गई। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी मेरी रसोई की खिड़की से कोई भागा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतने अंधेरे में कोई कहाँ आएगा। वसुधा फिर से सो जाती है। अगले दिन नीला को बेसब्री से इंतजार होता है कि कब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाए और कब उसे ग्राहकों से गालियां पड़े। लेकिन जब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाती है तब गलती से मैगी की कढ़ाई ही पलटकर नीचे गिर जाती है और सारी मैगी खराब हो जाती है। हे राम, सारी की सारी मैगी खराब हो गई। आज ही इतना सारा नुकसान होना था क्या मेरा? कोई बात नहीं वसुधा काकी, आप चिंता मत कीजिए। आपको ये जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं रूही बेटी, ऐसा मत करो। मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। तुम बस उसी के पैसे देना जो मैगी तुमने खाई हो, ठीक है? इतनी मेहनत से मैंने इतनी बड़ी चाल चली थी, लेकिन सारी मेहनत पानी में चली गई। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तो अपनी चाल चलती ही रहूंगी। अब अगली चाल इतनी खतरनाक होगी कि वो तो कामयाब होकर ही रहेगी। हाँ। नीला अब पिछली रात की तरह फिर से वसुधा के घर में चुपके से घुसती है और इस बार वो उसके मसालों में छोटे छोटे कंकड़ मिलाती है और अगले दिन नीला की ये चाल कामयाब होती है। वसुधा ग्राहकों को कंकड़ से भरे मसालों से बनी हुई मैगी ही खाने के लिए देती है, जिसके बाद सभी तबीयत खराब हो जाती है और गांव के फूड इंस्पेक्टर आकर बेचारी बेकसूर वसुधा को गिरफ्तार करने आते हैं। चलिए वसुधा जी, आपके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है। आपको फूड कंटेमिनेशन के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखा जाएगा। क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैगी में कंकड़ नहीं मिलाया था, न जाने कैसे। चुप रहिए वसुधा जी। हर चोर अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हम आप जैसे लोगों को भली भांति जानते हैं। नीला ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वहीं अब वसुधा को जेल में कैद कर दिया जाता है और नीला गांव में मैगी बेचना जारी रखती है। और वसुधा के मैगी ठेले के बंद होने के बाद अब ग्राहक नीला के यहाँ ही मैगी खाने आते हैं। जब वसुधा की सबसे चहेती ग्राहक रूही को ये सब पता चलता है तब वो भौचक्का रह जाती है और उससे मिलने जेल में जाती है। वसुधा काकी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने खाना लाया है। धन्यवाद रूही बेटी। वसुधा काकी, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं। आपने मैगी में कोई मिलावट नहीं की है, लेकिन जिसने भी ये गलत काम किया है ना, मैं उससे पकड़ कर ही रहूंगी।
आप मैगी बनाने से पहले 10 बार हर एक चीज साफ करती हो। गांव में आपसे ज्यादा स्वच्छता से कोई नहीं बरतता है ये सब। मैं आपको इस जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी काकी। धन्यवाद बेटी। बेटी, एक बात कहूँ, हो न हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी सहेली जो मुझसे जलती है, नीला, ये उसी की काली करतूत है। नीला? यानी वो दूसरी मैगी वाली? हाँ रूही बेटी, वो मुझसे जलती है, इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी और मुझसे मुकाबला करने के लिए उसने भी मैगी बेचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पत्ता साफ करने के लिए उसने ये चाल चली होगी। अब रूही नीला के पास जाती है और चुपके से उसे देखती रहती है, और जब नीला रात में अपने कमाए हुए पैसे गिनती है तभी वो अपने आप से कहती है, क्या दिन आ गए हैं तेरे नीला। वाह वाह, मेरी तो मानो लॉटरी ही लग गई है। बेचारी वसुधा जेल में सड़ रही होगी और मैं यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में इतने सारे पैसे कमा रही हूँ। किसी को नहीं पता कि उसे जेल भेजने वाली मैं ही हूँ। मैंने ही उसके मसाले में कंकड़ मिलाए थे। क्या? रूही ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो तुरंत पुलिस को जाकर दिखाती है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार कर लेती है और बेगुनाह वसुधा जेल से छूट जाती है और खुशी से अपनी मसाला मैगी बेचने लगती है और बहुत आगे जाती है। सूरजपुर कहकर एक गांव में अनुराधा अपनी बेटी मयूरा के साथ रहती हैं। अनुराधा और मयूरा दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता है। अनुराधा का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें वो तरह तरह के कुरकुरे मोमोज बेचा करती है। ओए होए होए होए, चाहे दुनिया भर घुमाओ, लेकिन जो स्वाद अनुराधा बहन के इन कुरकुरे मोमोज में है वो स्वाद और कहीं भी नहीं है। हाँ हाँ, सच कहा, इस ढाबे के मोमोज गांव के सबसे नंबर 1 मोमोज हैं, एकदम स्वादिष्ट और कुरकुरे। जी धन्यवाद, ये लीजिए ना और खाइए, और ये एक्स्ट्रा चटनी ये भी तो लीजिए। अनुराधा बहुत मेहनती होती है और वो अपनी बेटी के साथ साथ अपने ढाबे को बखूबी संभालती है। मयूरा बिटिया, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद का आटे का हलवा बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये? अरे वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। खाओ बेटी, पेट भर कर खाना। दिन भर स्कूल में इतनी पढ़ाई करके थक जाती है मेरी बेटी। ये ले। माँ, दिन भर आप भी तो ढाबे पर इतनी मेहनत करके थक जाती होंगी, इसीलिए ये लीजिए, आप भी खाइए, मैं आपको खिलाऊंगी। अरे मयूरा अनुराधा को वो हलवा खिलाती है। दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार होता है। स्कूल से जल्दी छूटने पर कभी कभार मयूरा अनुराधा के ढाबे पर आती है और उसे मोमोज बनाते देख देख कर वो भी सीखने लगती है। ये देखो माँ, मैंने भी बनाए मोमोज, चक्कर देखो तो। एक मिनट, चटनी के सिवा कैसे खाओगे आप मोमोज? अरे वाह मयूरा बिटिया, तुमने तो मुझसे भी बेहतरीन मोमोज बनाए हैं। वाह, मजा ही आ गया इन मोमोज को खाकर। सच में माँ? हाँ बेटी, मैं झूठी तारीफ कभी नहीं करती हूँ, ना ही तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ये सब कह रही हूँ। तुमने वाकई में बहुत लाजवाब मोमोज बनाए हैं। क्या बात है, देखो माँ, मुझे ना आपसे भी अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। हाँ मयूरा। एक दिन जब अनुराधा ढाबे पर काम कर रही होती है तभी अचानक से सिलेंडर लीक होने के कारण ढाबे में आग लग जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अनुराधा मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसे कोई नहीं बचाता और उस आग में जलकर वहीं पर खत्म हो जाती है वो। जिसके बाद मयूरा पूरी तरह इस दुनिया में अकेली पड़ जाती है और काफी दुखी हो जाती है। कहाँ चली गई मम्मी आप? मुझसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर कहाँ चले गई आप? लौट आओ ना माँ। माँ, आपकी मयूरा बिना आपके कैसे जिएगी माँ? बताइए ना माँ। भगवान जी, मुझे मेरी माँ लौटा दो। मैं आपसे मेरी माँ की भीख मांगती हूँ भगवान जी, मुझे मेरी माँ वापस दे दो माँ। उनके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मयूरा के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं,
जिस कारण वो अब ना तो उसे घर मालिक घर में रहने की जगह देता है और ना ही स्कूल वाले पढ़ने देते हैं। किराया और फीस ना चुकाने पर अब मयूरा भीषण ठंड में भी सड़क पर सोती है और कई दिनों तक भूखी रहती है। आज अगर माँ होती तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को देती। मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ चली गई वो मुझे इस हाल में छोड़कर। उनके बिना कितने बुरे हाल हो चुके हैं मेरे। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है माँ। नदी में बहते हुए श्राद्ध के फल और मंदिर के बाहर मिल रहे थोड़े बहुत प्रसाद से ही मयूरा अब अपना पेट भरने लगती है। वो अपने लिए अब एक काम ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन कई दिनों तक काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। कहीं भी कोई काम नहीं मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगी? मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं यूं हार नहीं मान सकती। माँ चाहती थी कि मैं अपने जीवन में आगे चलकर सफल हो जाऊं और खूब नाम कमाऊं। मैं उनका ही सपना तो पूरा करके ही रहूंगी और जी जान लगाकर कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मयूरा अब फूलों को तोड़कर गांव में जगह जगह जाकर फूल बेचने लगती है। वो उन फूलों का गुलदस्ता भी बनाती है और उसे भी बेचती है। फूल ले लो फूल, ताजे ताजे खुशबूदार फूल, फूल ले लो फूल, तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल। फूलों को बेचकर मयूरा अब 3 से 4 महीनों में अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है और वो अपना एक ठेला खरीदकर अनुराधा की तरह कुरकुरे मोमोज बेचने लगती है। काका जी ये लीजिए, ये आपके फ्राइड कुरकुरे चिकन मोमोज, और काकी जी ये आपके स्टीम्ड वेज मोमोज। अरे वाह, क्या बात है मयूरा, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छे मोमोज बनाती हो। वाह, दिल खुश हो गया इन मोमोज को खाकर। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मोमोज तो अनुराधा बहन से भी अच्छे और कमाल के हैं। मैं तो एक और प्लेट खाऊंगी। क्यों नहीं काकी जी, ये लीजिए ना, मैं एक और प्लेट लगा देती हूँ। मयूरा के मोमोज अब पूरे गांव में उसकी माँ के मोमोज ढाबे की तरह ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और ये देखकर उस गली का दूसरा मोमो वाला रंजू बहुत गुस्सा होता है और वो मयूरा से जलने लगता है। इस मयूरा की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण ही मेरे ढाबे पर कोई मोमोज खाने नहीं आ रहा है। इसे तो मैं अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। रात और रात इसे यहाँ से भगा दूंगा। क्रूर रंजू मयूरा के ठेले को रात में तोड़कर चला जाता है। सुबह सुबह अपने ठेले के टुकड़े टुकड़े देखकर मयूरा बहुत उदास हो जाती है। ये क्या हो गया मेरे ठेले को? किसी चोर उचक्के ने ये सब किया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। माँ हमेशा कहती है, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, हमें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। मैं नया ठेला लाऊंगी अब। मयूरा अब नया ठेला लगाती है और उसकी इसी हिम्मत और साहस को देखकर रंजू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये क्या, रस्सी जल गई लेकिन फिर भी बल नहीं गया। ये खुद को अपनी माँ की तरह ही होशियार समझती है। ठीक है, इसका भी वही हश्र होगा अब। उस रात मयूरा अपने ठेले के पास के पेड़ के पीछे छुप जाती है। मैंने पुलिस काका को फोन कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है आज मेरे नए ठेले को तोड़ने के लिए वो नालायक चोर उचक्का ये सनकी आदमी जरूर आएगा। तभी रंजू वहां आता है। मैंने ही अनुराधा के ढाबे के सिलेंडर को लीक किया था ताकि वो फट जाए और उस विस्फोट में अनुराधा जल जाए और उसका ढाबा भी नष्ट हो जाए। लेकिन अब उसकी बेटी मेरे रास्ते के कांटा बन रही है, तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ हुआ। मैं अब इस ठेले में रखे सिलेंडर को भी लीक करूंगा ताकि कल सुबह तक वो छुटंकी मयूरा है ना, वो गैस जलाए तो सिलेंडर फट जाए और उस विस्फोट में वो जलकर मर जाए। क्या? इसका मतलब इसी ने मेरी माँ को मारा था? ये मेरी माँ का कातिल है। रंजू कुछ करता उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद उसे उम्र भर की कैद की सजा मिलती है और इसी के साथ अनुराधा को इंसाफ मिलता है और मयूरा अपने मोमोज ठेले से पैसे कमाकर गांव में अपनी माँ की तरह ही एक बड़ा सा ढाबा खोलती है और खूब तरक्की करती है। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है।
इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं धो रही बर्तन, आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी अब। ओ प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो। वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है, जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही, आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो जूही? तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना, अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं हूँ ना मुझे, लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है, ये क्या बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है, अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई, जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा, आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकती, ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया, अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया तुम टेंशन मत लेना, हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना, भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? अब संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो, हमें जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया? वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी, हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी न रहने दूं। सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है, आप तीनों भले ही गरीब हो, लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी, और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें जरूर आना है। आज बहुत खास खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में।
तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। ओह श्योर, मैं तो जरूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का, उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने। आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया तुम पार्टी में मत जाओ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम तुम अपना काम करो, तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है, यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा? प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।